morning, students. Today we will do the topic gravitation. जैसे कि हम जानते हैं इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे कि सन के अराउंड सभी जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो सभी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। यानी कि ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो ग्रेविटेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects in this universe. इसकी अगर हम एप्लीकेशंस देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर ये फोर्स हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, तो कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स। Planets revolve around the sun due to gravitational force. Number one, revolving of planets. The revolution of planets around sun. Next, moon around अर्थ। मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड, वो भी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो टाइड्स होती हैं, सी और ओशन में टाइड्स होती हैं, पानी का उठना है, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। जो सन और मून है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो टाइड्स इन सीज एंड ओशियंस किसके कारण होती है? ड्यू टू मून एंड सन। नेक्स्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ आता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा? बाद में दोबारा से वापस नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है जिससे आप सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम यहाँ पर बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द सेंटर ऑफ अर्थ on falling body। कोई भी बॉडी अगर फॉल कर रही है तो उस पर क्या होगा? अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करती है, यानी कि अर्थ की तरफ ही गिरेगी कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे एप्पल है, अगर ट्री से गिरेगा तो कहाँ पर जाता है? ऊपर की तरफ तो नहीं जाता है, नीचे की तरफ ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स देखें।
जैसे falling of रिबन फ्रूट के भी जो फ्रूट है, रिबन फ्रूट है, वो क्या है करने के बाद नीचे गिर जाते हैं। ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है, जबकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरे एग्जांपल्स हैं, फॉलिंग ऑफ फ्रूट, फॉलिंग ऑफ लीव्स, या फिर जो हमारे फाउंटेन्स हैं उनमें वाटरफॉल किधर होता है, ऊपर की तरफ तो नहीं होता, नीचे की तरफ होता है। वो भी किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर डाउनफॉल ऑफ वाटर का नीचे की तरफ जो फॉल होता है, यानी डाउनफॉल ऑफ वाटर, वो भी किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन में देखा था दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, एक तो अर्थ है और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी दो ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटी भी क्या है? ग्रेविटेशन का ही केस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका था, ठीक है, तो वो नीचे जब आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर 0 थी, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ फेंका तो एक बार वो रेस्ट में चली जाएगी, तो फिर क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन हो गया। तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये ग्रेविटी कितना एक्सेलरेशन करती है, किसी बॉडी की वेलोसिटी को कितना बढ़ाती है या कितना घटाती है। ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज करेगी किसी बॉडी की वेलोसिटी, और नीचे की तरफ आ रही है कोई बॉडी, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द acceleration produced by center of earth on a freely falling body। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो उस पे एक एक्सेलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है 9.8, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसलिए इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना हमारा क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ लॉ दिए हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है हर जगह वो लॉ एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने क्या बताया है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स, मान लीजिए इसका मास है हमारे पास m, कैपिटल M, और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मैग्नीट्यूड ऑफ द masses of two objects and inversely proportional the square of distance between them। और जो इनका डिस्टेंस है वो इनके सेंटर से मेजर किया जाता है, यानी यहाँ से और यहाँ से दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है।
ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं, स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं, ए से, ठीक है। तो दिस इज योर्स, तो आप जैसे चाहें इसको चूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया जाता है? इट स्टेट्स दैट force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses। उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास m मास स्मॉल। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। यहाँ पर जो मासेस का हम लेते हैं मैग्नीट्यूड लेंगे, जैसे 200 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम, तो 200 × 20 ऐसे लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो सेकंड बात बताई है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे लिखेंगे? इनवर्सली proportional to the square of distance between that। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हमारा क्या है? d, इसके स्क्वायर। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं F क्या आ जाएगा हमारा? प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली m और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे और कोई भी कांस्टेंट वहाँ पर चूज किया जाता है। तो इक्वल साइन जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर जो आएगा हमारा कैपिटल G m/d², where m is the mass of capital M is the mass of bigger object and m is the mass of smaller object, d is the distance between two objects, F is the force acting between two objects, and what is capital G? Capital G, it is the universal gravitational constant। जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की वैल्यू जो है हर जगह कांस्टेंट रहती है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, और वो वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11। ऐसा यूनिट जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे आएगा ऐसा यूनिट? हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कैपिटल जी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? जी इक्वल्स टू उधर चला जाएगा जी F/m। ऐसा यूनिट लिखेंगे। फोर्स कैसे यूनिट होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की होती है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो रहा है, और मास की किलोग्राम, 2 मासेस है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसे हम ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं किसी चीज। नेक्स्ट हमारा आएगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। उससे पहले हम एक और टॉपिक देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था कि
कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका था तो अर्थ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे, तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा अर्थ के ऊपर। लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे आता हुआ दिखाई देता है, अर्थ तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नहीं दिखाई देती, ऐसा क्यों है, तो वो रीजन भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसका मास वेरी वेरी स्मॉल होता है अर्थ के मास से। अर्थ का मास बहुत बड़ा होता है, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो हम ऊपर की तरफ यानी स्टोन मान लीजिए, हमने स्टोन फेंको, अर्थ और मास ऑफ स्टोन का जो है काफी डिफरेंस होगा, इसलिए क्या होगा, और हमने बताया अर्थ इक्वल्स टू ma न्यूटन्स सेकंड लॉ ने ये बताया है। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा F बाई m, यानी कि ये टर्म हमारी यानी कि मास हमारा जितना ज्यादा हो जाएगा एक्सीलरेशन उतना ही कम, इधर से कम ये लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा यानी क्या है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, ये अगर बहुत इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मास ऑफ स्टोन क्या है, बहुत ही कम है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन इसका बहुत फास्ट होगा, यानी कि स्टोन हमको अर्थ पर बहुत फास्टली मूव करेगा तो अर्थ बिल्कुल स्लोली यानी कि नेग्लिजिबल, क्योंकि अर्थ के मास के सामने स्टोन का मास है वो नेग्लिजिबल ही है, तो इसलिए अर्थ का जो एक्सीलरेशन स्टोन की तरफ होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, पॉइंट होगा। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। Relation between capital G and small g, जैसा कि हम कैपिटल G की निकाल चुके हैं, F इक्वल्स टू हमारे पास आता GMM बाय G स्क्वायर, और न्यूटन सेकंड लॉ से देखें फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स की दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, ये भी फोर्स के इक्वल है, ये भी फोर्स के इक्वल है, क्या ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों ही फोर्स है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड GMM by d square equals to ma, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, अगर आपकी बात करें तो m की जगह क्या कर देंगे हम, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m a की जगह क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा स्मॉल g क्या आ जाएगा, gm by d स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर सभी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to power minus 11 and mass of Earth 6 into 10 raised to power 24 kilogram, and this के यानी कि स्क्वायर करना है हमें अर्थ के रेडियस का, अर्थ का रेडियस है वो 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर्स, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे हम स्मॉल g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हमारा रिलेशन